गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मॉस्कोन पारस, हाँ गुड इवनिंग। अच्छा, अभी तक पहुँचे नहीं हैं, दूसरे सब्जेक्ट्स की भी टेंशन है, हो सकता है तैयारी में लगे हों। सुनील चौधरी, वेरी गुड इवनिंग। हरीश, गुड इवनिंग। जल्दी से आ जाएं ताकि क्लास को जल्द से जल्द स्टार्ट किया जा सके। चलिए, मैं इधर से स्टार्ट करता हूं, और कोई डिस्टरबेंस हो वीडियो में, वॉइस क्वालिटी में, तो आप मुझे बताइएगा। दीपिका, गुड इवनिंग। लेट्स स्टार्ट। चलिए, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं कुछ एंटोनिम्स से। सबसे पहले दो एंटोनिम, दो वर्ड्स हमें दिए जा रहे हैं, उनके आगे दो वर्ड्स जिनमें से एक इसका एंटोनिम के रूप में आंसर होगा। आपको पहचानना है कौन सा वर्ड है। सैंग्विन फर्स्ट का सिंसियर और पेसिमिस्टिक दिया हुआ है, और सेकंड स्टबन का डोसाइल और सेल्फलेस। आपके पास दो वर्ड्स हैं, कौन सा आंसर हो सकता है नंबर डाल के ना भी नंबर डालेंगे तो बिना नंबर डाले भी चलेगी बात, आप सीधा आंसर दे सकते हैं। आंसर्स आने लग गए? ठीक है, जिन्हें मालूम था उन्होंने आंसर दे दिया, और जिन्हें अभी नहीं मालूम, जो आंसर नहीं दे पा रहे हों, वर्ड्स की पहचान नहीं है, मीनिंग नहीं जानते, तो वो कम से कम इनको आज नोटिस जरूर कर लें कि इनको देखना है, क्योंकि ये सारे के सारे वर्ड्स पिछले एग्जाम से, चाहे वो बैंकिंग के हों, चाहे वो एसएससी के हों, या आरएएस के हों, या इस लेवल के एग्जामिनेशंस में से, उनके पेपर्स में से, क्वेश्चन पेपर्स में से लिए गए हैं। ठीक है, सैंग्विन के लिए पेसिमिस्टिक आंसर है, फर्स्ट के लिए आंसर जाता है पेसिमिस्टिक, और जब पेसिमिस्टिक ऑप्टिमिस्टिक का मीनिंग जानता है तो फिर वो सैंग्विन को भी जानता है। ठीक है, आशावादी होने से रिलेटेड वर्ड है, ऑप्टिमिस्टिक से रिलेटेड वर्ड है। स्टबन का ऑपोजिट जाएगा डोसाइल, और आपने आंसर दिया भी है। एक ही आंसर आया अभी तक सुनील चौधरी का, ठीक आंसर आया, स्टबन के लिए डोसाइल होना चाहिए। ठीक है, अभी नहीं आता कोई बात नहीं, लेकिन इसे देख जरूर लीजिएगा। हो सकता है हम जो यहाँ क्लास में कर रहे हैं उसी में से कुछ एग्जाम में आए, तो कम से कम ये ना रहे कि ठीक से देखा ही नहीं था, पढ़ाया तो गया था। थर्ड इज रेस्ट। टू वर्ड्स हैव बीन गिवन, फॉर्चुनेट एंड फ्रूगल, एंड फोर्थ वन इज परनिशियस। उसके लिए दो वर्ड्स हैं, बेनिफिशियल, इम्परफेक्ट। दोनों में से किसी का भी आंसर दे सकते हैं आप। हाँ, सुनील चौधरी ने चौथे का आंसर दिया है। परनिशियस जो है वो हानिकारक के लिए यूज होता है, और बेनिफिशियल उसका उल्टा, यानी कि एंटोनिम जाता है, ऑपोजिट जाता है। ठीक आंसर है आपका परनिशियस के लिए तो। और रेस्ड, क्या मीनिंग होता होगा रेस्ड का? अभागा बोलते हैं, बेचारा अभागा, और उसके लिए फॉर्चुनेट वर्ड दिया हुआ है, किस्मत वाला। फॉर्चुनेट यहां आएगा, ऑपोजिट होगा इसका। ठीक है, वर्ड्स को फिर से देख लीजिएगा, अभी नहीं मालूम कोई बात नहीं। और एक वर्ड और है आपके पास ऑपोजिट के रूप में, दैट इज फिकल। डेविल होना चाहिए मीनिंग, या स्टेबल होना चाहिए? फिकल के लिए क्या वर्ड चुनेंगे आप? फिकल मीन्स, हाँ ठीक आंसर है, फिकल का ऑपोजिट स्टेबल जाएगा।
चलिए आगे हम आ गए हैं सेंटेंस में दिए गए 2 वर्ड्स में से सेंटेंस को मीनिंगफुल बना जाए उस वर्ड को आपको चुनना है। ही हैज ए डिसेंट हाउस, दोनों में से कौन सा वर्ड चुना जाएगा? ही हैज ए डिसेंट हाउस के लिए कौन सा वर्ड चुने? भारत ने आंसर दे दिया है। भारत सही आंसर है। नहीं, आपकी स्पेलिंग जो है मैं अब देख रहा हूं। हाँ ठीक है, भारत का आंसर ठीक है। डिसेंट गुड के लिए सिनोनिम है गुड का। दूसरा डिसेंट है, उसका मीनिंग कुछ और होता है। ये जो डिसेंट आपने आंसर तो लिखे, जो डिसेंट दूसरा डिसेंट है उसका मीनिंग ढलान से होता है, यानी कि जब हम पुल से नीचे उतरते हैं ढलान को कहते हैं डिसेंट। ठीक है, तो ये आना चाहिए आंसर। नेक्स्ट, थोड़ा मैं टाइम यहाँ कम ले रहा हूँ, जल्दी जल्दी, क्योंकि इतना टाइम लेने का फायदा भी नहीं है, आपके लिए भी नुकसानदायक होगा वो। सेकंड सेंटेंस यहाँ, सोफिया रिसीव्ड मैनी कॉम्प्लीमेंट्स फॉर हर न्यू ड्रेस, कौन सा वर्ड चुना जाए? इस वर्ड को बहुत बार हम यूज करते हैं, बोलते हैं, सुनते हैं। सोफिया रिसीव्ड मैनी कॉम्प्लीमेंट्स फॉर हर न्यू ड्रेस। ठीक आंसर दिया पुखराज बाना, पहली बार देख रहा हूं आज क्लास में। ठीक आंसर है पुखराज। पारस का भी आंसर ठीक है, भारत ने भी ठीक लिखा है, सही आंसर दे दिया आपने। नेक्स्ट क्या कहता है? वी वॉन्ट डिलीवरी फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ। We want delivery from the cycle of birth and rebirth। जन्म और पुनर्जन्म का जो साइकिल चल रहा है, उससे हम मुक्ति चाहते हैं। तो डिलीवरेंस यहाँ मुक्ति से रिलेटेड वर्ड है। ठीक है, आपके आंसर्स ठीक है। 2 आंसर्स मिले हैं मुझे अभी, 3 हाँ 2 ही मिले, सुनील चौधरी और भारत का डिलीवरेंस यहाँ आंसर बनेगा। चलिए आगे नेक्स्ट देख लेते हैं। लेट हिम स्लीप, ही इज डॉजिंग। 2 वर्ड्स लिखें, एक जैसे लग रहे हैं बोलने में। हाँ दीपिका ठीक है, आंसर डिलीवरेंस होगा। लेट हिम स्लीप, ही इज Let him sleep, he is dozing. आंसर मिला एक पारस का, दूसरा आंसर दीपिका ने दिया। ठीक है दीपिका, आपका आंसर ठीक है। और इस डॉजिंग का मीनिंग होता है, जब हम, आप कैसे समझेंगे, खो खो का खेल होता है, खो खो में हम खिलाड़ी हमें पकड़ ना पाए तो चकमा देकर एकदम इधर से उधर हो जाते हैं, उसको कहते हैं डॉजिंग। डॉज कर जाना, चकमा देकर इधर से उधर हो जाना, मूवमेंट बदल लेना अपना, वो डॉज कहलाता है। सही आंसर है ऊंघना। कुर्सी पे बैठे बैठे पढ़ाई करते करते कभी आपको नींद आने लगती है, वो डोजिंग होती है, उसको सोने दो, ऊंघ रहा है, इट मीन्स डोजिंग कर रहा है। ठीक है, लेट अस डिस्कस द इकोनॉमिक या इकोनॉमिकल एस्पेक्ट ऑफ द पार्टीशन। Let us discuss the economical aspect of the partition. ठीक है, आंसर्स मिलने स्टार्ट हुए, लेकिन आंसर जो है इस बार ये है। इकोनॉमिकल का मतलब होता है
कम खर्च करने वाला, फ्रूगल इसका सिनोनिम मैं बता सकता हूँ। फ्रूगल जो सोच समझ के खर्च करते हैं, ज़्यादा खर्च नहीं करते, मितव्ययी बोलते हैं हिंदी में, वो इकोनॉमिकल होते हैं। तो यहाँ आर्थिक दृष्टि से वर्ड जो चुनना था वो इकोनॉमिक चुनना था। ठीक है, अर्थव्यवस्था की बात तो इकोनॉमिक चुनना था। इकोनॉमिकल, कम खर्च करने वाले व्यक्ति को कहते हैं। चलो ठीक है, नेक्स्ट। गॉड इज ग्रेसफुल या गॉड इज ग्रेशियस टू अस? कौन सा वर्ड चुना जाए? एक आंसर भी मिलता है तो मैं वहां रॉन्ग या राइट आपको बता सकता हूं। ग्रेसफुल आपने आंसर दिया, भारत ने, सुनील ने और राकेश कुमार। ग्रेशियस पुखराज ने सही आंसर दिया, पुखराज बाना ने। यहां ग्रेशियस आना चाहिए। दोनों का अंतर देखिएगा। एक्सरसाइज पूरी होने के बाद, आज की क्लास पूरी होने के बाद आप 5 मिनट के लिए इन दो वर्ड्स का अंतर देख लीजिएगा। आपको समझ में आ जाएगा कि इससे सेंटेंस कैसे बनता है। ठीक है, ग्रेसफुल सुंदर के लिए यूज होता है, ब्यूटीफुल के लिए, हैंडसम के लिए। चलो ठीक है, द जुडिशियस कोर्ट या जुडिशियल कोर्ट विल डिसाइड द केस। यहां जुडिशियस कोर्ट लिखा जाए कि जुडिशियल कोर्ट लिखा जाए? सही आंसर आने स्टार्ट हुए। जुडिशियल, 4 आंसर्स बिल्कुल सही। जुडिशियल कोर्ट होना चाहिए। जुडिशियस का मैं एक छोटा सा सेंटेंस बता देता हूं आपको, ताकि दोनों का मीनिंग आपको पता चल जाए, दोनों का अंतर भी पता चल जाए। सपोज हम कहते हैं कि देखिए पानी की कमी चल रही है आजकल, थोड़ा सा जुडिशियसली पानी को यूज़ करें। गर्मी आ चुकी है तो नहाने धोने के लिए भी चाहिए और कूलर में भी डालना है, दूसरे यूजेस भी बहुत हैं, इसलिए पानी को जुडिशियसली यूज़ कीजिए। इसका मतलब सोच समझकर, वाइजली। मीनिंग कुछ और जाता है। जुडिशियल कोर्ट आपका आंसर राइट है। नेक्स्ट, डोंट रन आफ्टर द वर्ल्डली प्लेजर, दे आर मोमेंटरी बोले कि मोमेंटस बोले? वर्ल्डली प्लेजर्स के पीछे मत दौड़ें। दे आर मोमेंटरी या दे आर मोमेंटस, दोनों में से कौन सा वर्ड यूज किया जाए? मोमेंटरी यूज किया जाए या मोमेंटस? ठीक है, आंसर ठीक है आपका, मोमेंटरी यूज किया जाए। पारस, मोमेंटरी वर्ड, यहां मोमेंटरी का जो मीनिंग होता है उसका मतलब होता है लास्टिंग फॉर ए शॉर्ट टाइम, बड़े ही थोड़े समय तक रहने वाला, यानी कि क्षणभंगुर। और मोमेंटस होता है वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अच्छे वर्ड्स हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। लगता भी है कि इनमें से कुछ आना चाहिए। आई हैव ए सार थ्रोट टुडे। हालांकि मैं यहां अगर इसकी सही प्रोनाउंसिएशन बोलूं वर्ड्स की तो पहचान में आता है आंसर क्या होना चाहिए, इसलिए मैंने एक बार दोनों को एक ही बोल देना है। आई हैव ए सोर थ्रोट टुडे। गला खराब है, गले में खराश है, दर्द कर रहा है। ठीक है, सोर आंसर राइट है। इसकी प्रोनाउंसिएशन सावर होती है, सावर खट्टा होता है, इसको सोर नहीं कहते, सावर कहते हैं। टीवी पे आती एक ऐड भी आपने देखी हो तो, सावर बाइट के नाम से बच्चों के लिए कुछ आता है, कुछ खाने के लिए है सावर बाइट, तो खट्टा। और सोर थ्रोट, सोर थ्रोट इसका आंसर है। सावर का मीनिंग खट्टा होता है, ये आंसर यहां नहीं है। ठीक है, आंसर यही है। ये मैंने टिक इसलिए किया है कि उसकी प्रोनाउंसिएशन बोल रहा था मैं। ठीक है,
नेक्स्ट, मॉडर्न साइंस मेक्स पीपल स्केप्टिक या सेप्टिक अबाउट रिलीजियस मैटर्स। हालांकि जो फर्स्ट वर्ड है उसको अगर प्रोनाउंसिएशन कोई बताए ना तो हम शायद सेप्टिक ही पढ़ते हैं इसको, क्योंकि साइंस में भी SE से ही स्टार्ट होता है। वर्ड इज स्केप्टिक, सेकंड वर्ड इज सेप्टिक। चलो आंसर से आ गए, देर नहीं लगाते। स्केप्टिक इसका आंसर है, डाउटफुल के लिए यूज होता है। स्केप्टिक का जो मीनिंग होता है वो डाउटफुल के लिए यूज होता है। ये शंका, शक, संदेह। ठीक है, चलते हैं आगे। एरर डिटेक्शन पार्ट में आ गए हम। फर्स्ट सेंटेंस बहुत छोटा आपके सामने है। क्या कहता है सेंटेंस? टू सी इज टू बिलीव। छोटा सा सेंटेंस है। इस सेंटेंस को रीराइट किया जाए तो कैसे किया जाए? Seeing is believing. Correct answer. Seeing is believing इसका सही आंसर सुनील चौधरी दे चुके हैं। Seeing is believing होना चाहिए। एक छोटी सी कहावत जैसी बात, बहुत बार हम पढ़ते भी हैं। Seeing is believing। इन्फिनेटिव नहीं लगेंगे, जिरंड्स लगेंगे यहां। His life is bestowed upon difficulties. According to the meaning, क्या होना चाहिए इस सेंटेंस में? करेक्शन, His life is bestowed upon difficulties. दस 12 सेकंड्स निकल चुके हैं। ठीक है, आंसर ठीक दिया सुनील चौधरी विद आएगा पारस, और सुनील ने आंसर ठीक दिया। प्रेपोजिशन से रिलेटेड था क्वेश्चन। नेक्स्ट पे आ जाएं। फिर से छोटा सेंटेंस है। इस सेंटेंस का मीनिंग जो है वो ये बनता है कि मैं हंसी नहीं रोक सकता। या हेल्प का मीनिंग मदद करने से नहीं है। आई कांट हेल्प बोल करके इस तरह के सेंटेंसेस भी पूरे किए जा सकते हैं कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। आई कांट हेल्प। करेक्ट। फिर से आंसर सिर्फ सुनील चौधरी ने दिया। आई कांट हेल्प लाफिंग होना चाहिए। फिर से यहां 2 प्लस लाफ, V1 नहीं आना चाहिए। आई कांट हेल्प लाफिंग। इस तरह के सेंटेंसेस कुछ सेकंड्स के लिए देख लें आप।
He fought with his enemies lest he be murdered. सेंटेंस को आपको मीनिंगफुल बनाना है, कैसे बनेगा ये? पारस ने आंसर दिया, अभी एक ही आंसर आया अभी। सेंटेंस को मीनिंगफुल बनाना है आपको, कैसे बनाया जाए? ही शुड, हरीश कुमार ने भी लिख दिया, ठीक है। एक और आंसर का वेट कर लूं। बाकी स्टूडेंट्स जो चुप हो चुके हैं वो हरकत में आ जाएं थोड़ा सा। मीनिंगफुल नहीं बैठ रहा इसलिए आप चुप हो गए। शुड या राइट नहीं है, क्योंकि ही शुड करने से काम चल नहीं रहा। हमने एक चीज़ जो पढ़ी हुई है कि लेस्ट के साथ आगे चल के शुड कर देते हैं या हमेशा किया करते हैं। आपने भी कहीं पढ़ा होगा कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप आगे शुड लिख के ही निकलें। तो जिस दिन मैं ये सिखा रहा था मॉडल्स में, उसके साथ ही ऐसा भी बताया था कि आपको शुड की जगह यहाँ बी भी मिलता है। और बहुत बार सेंटेंस राइट होता है, लेकिन मीनिंगफुल कैसे बन जाएगा? अगर हम लेस्ट के साथ शुड कर भी देते हैं तो भी सेंटेंस का मीनिंग सही नहीं आ रहा। वो अपने दुश्मनों से लड़ा ताकि ऐसा ना हो, क्योंकि लेस्ट का नेगेटिव मीनिंग होता है, ताकि ऐसा ना हो कि उसका मर्डर हो जाए। क्या ऐसा ठीक नहीं था? He did not fight with his enemies, ताकि उसका मर्डर ना हो जाए। ठीक है, जिस तरह भी सेंटेंस को लें, लेकिन एक बार ये ध्यान रखें कि लेस्ट के साथ यहां शुड ही लिखा हो, ये बहुत जरूरी नहीं है। हाँ, एग्जामिनेशन में आज तक देखा जरूर गया है कि लेस्ट के साथ कोई मॉडल्स अगर मिस्टेक देते हैं ना, तो लेस्ट के साथ कोई दूसरा मॉडल रख देते हैं, आपको शुड लगाना होता है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आपको सेंटेंस को मीनिंगफुल बनाना है। थोड़ा सा ध्यान रखें कि सेंटेंस शुड लगाने के बाद मीनिंगफुल बनता है, फिर तो ठीक है। अगर उसकी जगह इस तरह लिखा है, और ज़्यादातर आपको ऐसा करते हैं कि इधर से सेंटेंस राइट चलता है, लेकिन यहाँ आकर इस एम आर लेस्ट के बाद लिखे होते हैं। तो ज़रूरी नहीं कि आप उसको शुड में ही बदलें, उसको बी में भी चेंज किया जा सकता है, अगर वो सेंस ठीक बैठाता है तो। आपको कुल मिला के बात यह है कि अब लेस्ट के साथ आप इसको गूगल कर लें, छोड़िए बुक्स में कहाँ मिलेगा कहाँ नहीं मिलेगा, आप इसको हल्का सा गूगल कीजिएगा। और उसमें से आपको चाहिए सेंटेंसेस विद, लिखना भी आपको क्या है गूगल में, सेंटेंसेस विद LEST, लेस्ट। आपको कुछ 5, 7, 10, 15 सेंटेंसेस मिलेंगे, उनसे पता चल जाएगा कि आगे जो है ये जरूरी नहीं है कि शुड ही आए, लेकिन हाँ बुक्स में अक्सर सेंटेंसेस इस तरह के दिए हैं कि लेस्ट के बाद शुड आता है। दूसरा कोई मॉडल डाल दिया जाता है, मॉडल हमें हटा के शुड करना होता है, लेकिन सेंटेंस मीनिंगफुल ना बने तो उसका लिखा भी फिर किसी काम का नहीं कि शुड लिख दिया हमने तो काम पूरा हो गया, ये जरूरी नहीं है। ओके, ये एक कहावत बोलते हैं हम। क्या कहावत होती है, उसको पूरा करना है आपको, यानी आपको रीराइट करने के लिए मिलेगी। पहले भी पिछले पेपर्स में ऐसा हुआ है, किसी छोटी सी कहावत को दिया, पिछले पेपर्स में ऐसा हुआ है, छोटी सी कहावत को दिया गया है और आपसे पूरा करवाया। किसी में आर्टिकल्स की कमी है,
किसी में लगा हुआ है, हटाना है आपको, और इसको रीअरेंज करके सेंटेंस पूरा कैसे होता है। एक बार फिर से देखें सुनील, सेंटेंस को दोबारा लिखने की जरूरत पड़ गई है, अभी ठीक आंसर आया नहीं, या तो एक मिनट शायद मैं, हाँ ठीक है, दोबारा ठीक लिखा है। ए फ्रेंड इन नीड इज ए फ्रेंड इन डीड। गुड। तो ये सबको मालूम है, ऐसा पढ़ा हुआ है, लेकिन ठीक अरेंजमेंट वर्ड्स का दिमाग में कई बार नहीं रहता, ऐसी चीज एग्जाम में पूछ ली जाती है, इसलिए मैंने सेंटेंस दिया। होना क्या चाहिए, ए फ्रेंड इन नीड, पूरा लिखूं, ए फ्रेंड इन नीड इज ए फ्रेंड इन डीड। इंडीड का मतलब होता है वास्तव में, लास्ट में जो वर्ड लिखा है इंडीड, उसका मतलब होता है वास्तव में। तो वास्तव में मित्र वही है जो जरूरत पड़ने पर काम आए। ए फ्रेंड इन नीड, जरूरत में मित्र ही वास्तविक मित्र होता है, इसका मतलब बनता है। चलिए आगे। सेंटेंस को रीराइट कीजिए, जिस भी टॉपिक से रिलेटेड है आपको मालूम है। ये सेंटेंस रीराइट करें, मीनिंगफुल बनाएं तो कैसे बनाएं। चलिए, इसका आंसर किसी और तरफ ना चला जाए, दो दो तीन तीन आंसर्स दिमाग में आ रहे होंगे, किस वर्ड को हटाया जाए, किसको लगाया जाए। हाँ, हरीश कुमार बुंदेला सही आंसर दिया है, लेकिन मैं यहां एक लिमिट में आपको बांधना चाहता हूं। एक बार ये दीपिका ने भी आंसर दिया है, ही इज नॉन, तो दीपिका ही इज नॉन करें, तो बाय हुम ही इज नॉन करें, ऐसे करें। ही इज नॉन अकेला लिखा है अगर आपने, तो क्या ऐसा समझा जाए कि बाय हुम ही इज नॉन करें। पीछे क्वेश्चन मार्क भी है। चलिए, आपके आंसर्स अलग अलग है, मैं इसलिए यहां बांधना, लिमिट में बांधने वाला था कि अगर ये सेंटेंस इसका पैसिव हो, अगर ये सेंटेंस इसका पैसिव बनाना हो, तो अब आपका उत्तर सही आ जाएगा। हु न्यू यू, आपको कौन जानता था। हाँ सॉरी, मैंने यहां नो यू लिख दिया, मुझे हिम लिखना चाहिए यहां, क्योंकि ही लिखा हुआ है। हु न्यू हिम, इसका अगर आपको पैसिव बनाना हो, बाय मिस्टेक मैंने यहां यू लिख दिया, लिखा हुआ सेंटेंस में ही है, तो मुझे हिम लिखना चाहिए था। हु न्यू हिम, उसको कौन जानता था। इसका पैसिव बनाना हो, ये तो सोच विचार बहुत बढ़ गया है, जबकि एक बार मुझे याद है आंसर आपने दिया हुआ है इसका चलती क्लास में।
इसी तरह के सेंटेंस का आंसर आपने दिया हुआ है। सुनील चौधरी आंसर राइट नहीं आया। दीपिका आंसर अभी तक राइट आया नहीं। ही वॉज नोन तो लिखा हुआ है ही। हु न्यू हिम? चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। आपने जहां बाई लिखा है, आपने एक दिन खुद ही किया था यहां, क्योंकि नो के साथ हम बाई नहीं टू का यूज करते हैं। तो अब पूरे सेंटेंस को लिखा जा सकता है, तो लिख दीजिए। अब आप पूरे सेंटेंस को अगर लिख सकते हैं तो लिख दीजिए। बाई की जगह टू लगाते हुए आगे बढ़े। अब ठीक है, ठीक है। यहाँ यू का तो नहीं था, ही का था। मैं समझ गया, यहाँ प्रोनाउन की मिस्टेक हो रही है आपके आंसर में। कोई बात नहीं, ही लिखा वो बाई मिस्टेक, मैंने भी यू लिख दिया था। ठीक है। हरीश कुमार बुंदेला, सही आंसर दिया गया। आपको याद तो आ गया। मैं नेक्स्ट सेंटेंस बोर्ड पे डालूं उससे पहले मुझे बता दें, आपको याद तो आ गया ना कि ऐसा किया हुआ था, बाई की जगह नो के साथ टू का यूज करते हैं हम। तो एक बार थम्स अप दीजिए, मुझे थोड़ा इशारा मिल जाए। चलिए ठीक है, आगे। गुड, ठीक है, याद आ जाए ताकि एग्जाम में आए तो हम कराएं। द डॉक्टर एडवाइज द पेशेंट, आगे जो भी लिखा है सेंटेंस को राइट कैसे करें। सेंटेंस को रीराइट कैसे किया जाए। ठीक है, ओनली वन आंसर आई हैव गॉट, ओनली वन आंसर। द डॉक्टर एडवाइज्ड हिम टू टेक मेडिसिन इन टाइम। टू टेक, दो ने जवाब दिया है, सुनील चौधरी और हरीश कुमार ने। बिल्कुल सही आंसर है। यहाँ कंजक्शन जो है वो दैट नहीं लगेगा, टू टेक लगेगा। टू टेक मेडिसिन। द डॉक्टर एडवाइज द पेशेंट टू टेक मेडिसिन इन टाइम, क्योंकि इंपेरेटिव सेंटेंस को जब हम नरेशन बनाते हैं उसका, तो हम दैट कंजक्शन नहीं टू लगाते हैं। गुड, चलिए आगे। ये भी एक कहावत आपके सामने फिर से रखी गई। गॉड हेल्प दोज हु हेल्प्स देमसेल्फ। रीराइट कीजिए इसको, कैसे सेंटेंस सही होना चाहिए। सुनील चौधरी ने रीराइट किया है, हरीश कुमार ने रीराइट किया है, और बाकी स्टूडेंट्स कहाँ चले गए? बीच बीच में आंसर देते हैं, लेकिन इसका आंसर दिया जा सकता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इतना मुश्किल नहीं है ये। गॉड हेल्प्स, सुनील चौधरी सिंपल प्रेजेंट। ठीक है, तो सुनील चौधरी का आंसर यहाँ लिखा था गॉड हेल्प्स दोज, आगे पढ़ लिया मैंने। हरीश कुमार ने लिखा है हेल्प्स दोज हु हेल्प।
आधे आधे उत्तर अब ठीक हैं। हरीश ने पहले लिखा, बाद में लिखा, दोनों जोड़ के आंसर ठीक बनता है। ए गॉड हेल्प्स और हेल्प करेक्ट, दो जगह। दीपिका थोड़ा सा ध्यान रखें, ठीक है, पहचान लीजिए। गॉड हेल्प्स क्योंकि सिंगुलर है इसलिए यहां तो आएगा हेल्प्स, और हु हेल्प, दोज हु, यहां आएगा हेल्प। गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। ठीक है, आपके मिले जुले आंसर उसके बाद मैंने देख लिया ठीक आ रहे हैं। बहुत छोटा सेंटेंस, क्या मिस्टेक हो सकती है? आई एक्सीडेड, एक्सीडेड का मीनिंग नहीं आता तो मान लेना किसी की रिक्वेस्ट को, जैसे रिक्वेस्ट को मान लिया, किसी की डिमांड पे राजी हो गए, ठीक है जी, तो इसके मतलब उसकी मांग आपने मान ली। समझौते के लिए मान गए, मान लेना इसका मतलब होता है। उसके प्रस्ताव के लिए आपने हां भर दी, मान गए। ठीक है, थोड़ा लगा ऐसे कि मुश्किल था। रिमूव एट, हाँ हो सकता है मुश्किल, क्योंकि कई वर्ड्स हमारे पढ़े नहीं होते तो वो हमें नहीं आते। एक्सीडेड के बाद प्रेपोजिशन टू यूज किया करते हैं, एट नहीं। बस इतनी सी बात थी, आई एक्सीडेड टू हिज प्रपोजल। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाइए। ये प्रेपोजिशन से रिलेटेड हुआ। सेंटेंस नंबर 10 आपके सामने, रीराइट किया जाए, मीनिंगफुल बनाया जाए तो कैसे बनाया जाए? पिछले दो पेपर्स में सेंटेंस को कुछ इसी तरह दिया गया था। आरएस के दो पेपर्स अगर देखे जाएं तो सेंटेंस को तोड़ मरोड़ के इस तरह पेश किया गया था कि इसे रीराइट कीजिए, मीनिंगफुल बनाइए, व्हाट से पहले दैट आ जाए। ठीक है, आप एक सेकंड के लिए ये भी सोचें कि ये अगर किसी सेंटेंस का नरेशन दिया गया है, इनडायरेक्ट स्पीच में बनाया गया सेंटेंस है, तो वो डायरेक्ट स्पीच क्या होगी जिसका ये बना हुआ होगा? शायद आपको आंसर आ जाएगा। और मैंने आपको इनडायरेक्ट स्पीच को ऐसे ही सिखाया है कि पूरा टॉपिक करने के बाद अब कोई भी क्वेश्चन जब आपके सामने आता है ना, तो आप उसके डायरेक्ट स्पीच तक पहुंचने की कोशिश करें। अगर आपको थोड़ा सा डाउट है कि शायद मैं यहाँ गलत हूँ, सिर्फ मैं यहाँ दैट लगा दूँ तो सेंटेंस बनेगा या नहीं बनेगा, अगर आपको डाउट है तो आप उसके डायरेक्ट स्पीच की तरफ ध्यान दें कि ये कौन से डायरेक्ट स्पीच का इनडायरेक्ट बना हुआ है। डायरेक्ट में सेंटेंस क्या था जिसका ये इनडायरेक्ट बना हुआ है, तो आपको पता चल जाएगा ये किसका है, फिर आंसर भी आ जाएगा। सेंटेंस बहुत छोटा है और एग्जाम्स में खास तौर पे आरएएस में इसी तरीके के सेंटेंसेस डाले गए हैं पहले। अच्छा, कोई आंसर नहीं है, ठीक है, तो मैं यहां एक सेंटेंस लिखता हूं। इसका नरेशन दीजिए।
आंसर आ जाएगा। इसका नरेशन बनाएंगे यानी कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाएंगे इस सेंटेंस का तो आंसर आ जाएगा, मुझे उम्मीद है। पहली बात तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को मोड़ा जा रहा है इनडायरेक्ट में, किसी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को इनडायरेक्ट में किया जा रहा है। ठीक है, तो एक तो आप यहां रिपोर्टिंग जो वर्ब है उसको चेंज किया करते हैं। क्या किया करते हैं? एक्सक्लेम्ड विद से स्टार्ट करते हैं कि नहीं? ही एक्सक्लेम्ड, कई बार हम जरूरी नहीं है कि एक्सक्लेम्ड विद वर्ड डालें, ही एक्सक्लेम्ड दैट करके भी आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है तो आपका बनता है यहां से ही एक्सक्लेम्ड करना। विद वंडर, यार कितना चालाक बंदा है वो, कितना चालाक आदमी है वो, इतनी सी बात तो कही है। व्हाट ए क्लेवर फेलो ही इज, तो किसी ने कही, हमने आगे बतानी थी, तो ही एक्सक्लेम्ड विद वंडर भी कह सकते हैं, सरप्राइज भी ठीक है। अदरवाइज ही एक्सक्लेम्ड दैट, आगे व्हाट इज से सेंटेंस दोबारा नहीं बोलते। ही एक्सक्लेम्ड दैट ही वॉज ए वेरी क्लेवर फेलो, सॉरी फेलो, या पहले से वॉज है, मैंने इसका बनाया है, या पहले से अगर वॉज है तो आपने वॉज कर ही रखा है। मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया था, आपने उसका इनडायरेक्ट बनाया तो आंसर आ गया। समझे या नहीं ये भी बताइए मुझे। ही एक्सक्लेम्ड दैट ही वॉज ए वेरी क्लेवर, वेरी आप क्यों लगाते हैं, कहां से लाते हैं वेरी? वेरी तो कहीं भी ऊपर भी नहीं था और सेंटेंस के अंदर कहीं नजर नहीं आ रहा था। हाँ, विद वंडर कर सकते हैं, विद सरप्राइज विद वंडर कर सकते हैं। दैट व्हाट ए क्लेवर फेलो की बजाय, व्हाट ए क्लेवर फेलो की बजाय आप उसको व्हाट ए से वापस स्टार्ट ना करें, क्या करें? ही एक्सक्लेम्ड दैट ही वाज ए वेरी, वेरी लिखने से आपका आंसर राइट इसलिए हो रहा है क्योंकि जब आपने कहा था व्हाट ए क्लेवर फेलो, इसका मतलब यहीं से आपको पता चल गया था वही बहुत ज्यादा चालाक है वो, तो इसलिए वेरी वर्ड अपने आप ही उसके अंदर आता है। यहां वेरी के बिना हम कहते हैं तो ही वाज ए क्लेवर फेलो चलता है, लेकिन वेरी क्लेवर इसलिए कि आपका सेंटेंस बोलने का तरीका ही बता गया था। व्हाट ए क्लेवर फेलो ही वाज, अरे कितना चालाक बंदा है, इसका मतलब वो ज्यादा था तभी तो आपने कहा। एक फूल को देख करके, ऐसा फूल आपके सामने घर के कोई बाग बगीचे में ऐसा फूल आपने देखा, उस तरह का फूल पहले देखा नहीं कभी, व्हाट ए ब्यूटीफुल फ्लावर इट इज, इसका मतलब फूल ज्यादा सुंदर था तभी आपने ऐसा एक्सप्रेशन दिया। अगर नॉर्मल होता जैसे दूसरे फूल होते हैं तो हम उस तरह कहते भी नहीं कहते ना, व्हाट ए ब्यूटीफुल नहीं कहते। इसका मतलब व्हाट ए करके बात की गई थी, वहां वेरी अपने आप ही छुपा हुआ था। समझ गए आप? चलिए, ज्यादा टाइम जरूर लगा लेकिन समझ गए, पर्पस पूरा हुआ। सेंटेंस पढ़िए नंबर 11। देर लग गई आंसर में, कोई बात नहीं। सेंटेंस को पूरा पढ़ लेते। हरीश ने लिखा एनी मिस्टर त्यागी, नहीं हरीश ये तो बिल्कुल ज्यादा गलत हो गया। ठीक है, यहां भी पहचान में थोड़ी गड़बड़ हो रही है, ए मिस्टर त्यागी लिखते हैं, जरूरी नहीं है। ठीक है, आपका ए भी ठीक है, सम या राइट है। सम का मतलब है कोई मिस्टर त्यागी आए थे, मैं तो जानता नहीं। घर के किसी मेंबर ने आपसे कहा भैया कोई मिस्टर त्यागी आए थे, मैं जानता नहीं हूं, उनके साथ
आगे चल के सेंटेंस क्या है, सम ऑफ हिज फ्रेंड्स, उनके साथ कुछ उनके मित्र भी थे। तो यहाँ शुरू में जो सम लिखा है वो अपनी जगह राइट है, उसका मतलब कोई बनता है, कोई की जगह हम किसी पर्सन के लिए ऐसा यूज कर लेते हैं। सम मिस्टर त्यागी केम टू माई हाउस यस्टरडे, सम ऑफ हिज फ्रेंड्स ऑल्सो केम विद हिम। वर केम पैसिव का कोई मतलब नहीं था, और ना ही पैसिव यहां ढंग से बना है। वर के साथ सेकंड फॉर्म लगी है, ना तो पैसिव बना है। सम ऑफ हिज फ्रेंड्स ऑल्सो केम, ऐसे होना चाहिए था। ठीक है, देख लें। द बुक ऑल रिटन इन बैड इंग्लिश। शुरू में आपको अगर सेंटेंस में लगता हो कि शुरू में कुछ गलती है तो मैं आपको थोड़ा समझा दूं। द बुक ऑल रिटन इन बैड इंग्लिश, मतलब इंग्लिश लिखने जो लिखी गई उसका स्टैंडर्ड अच्छा नहीं था बुक में। पूरा जो उसमें इंग्लिश में मैटर लिखा गया था उसका स्टैंडर्ड अच्छा नहीं था, इसलिए ऑल रिटन इन बैड इंग्लिश तक सेंटेंस राइट है। ठीक है, आगे बढ़ो। The book, all written in bad English, makes a few interesting observations which needs to be highlighted. यानी बुक में मैटर तो बैड इंग्लिश में लिखा गया है, इंग्लिश अच्छी नहीं लिखी गई, लेकिन मेक्स ए फ्यू इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशंस, उसमें कई जगह आपके आंसर्स तो आने स्टार्ट हुए, लेकिन नहीं, आपको इस सेंटेंस का मीनिंग जाने बिना ही आप आंसर दे रहे हैं, इसलिए ऐसे आंसर आ रहे हैं। और यहाँ सैटरडे की क्लास में ही इस सेंटेंस, ऐसे दो सेंटेंसेस थे, एक नहीं दो थे सैटरडे की क्लास में, जिसमें मैंने बताया था कि चलते सेंटेंस में जब इस पूरे सेंटेंस में बात किसकी हो रही है, बुक की, सब्जेक्ट तो बुक है ही, बुक की बात हो रही है। हाँ, अब पहचाना। सुनील चौधरी आंसर सही दिया बाद में। द बुक ऑल रिटन इन बैड इंग्लिश मेक्स आया तो यहां से समझ जाओ, ठीक है, बात तो बुक की थी इसलिए मेक्स आया, नहीं तो मेक आता, ज्यादा प्लूरल होता तो मेक आता, सिंगुलर है तो मेक्स आया। ठीक है, मेक्स अ फ्यू इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन, उसमें कुछ एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशंस हैं, विच जो किसको कहा, बुक को या ऑब्जर्वेशन को, ऑब्जर्वेशन को। सैटरडे को इस तरह के दो सेंटेंसेस थे, मुझे ध्यान है, जो नीड टू बी हाईलाइटेड। कौन सी चीज को हाईलाइट किया जाना है, बुक को या ऑब्जर्वेशंस को, ऑब्जर्वेशन को, तो यहां नीड आएगा। दीपिका ठीक है, आंसर आपका गुड। तो यहां नीड होगा, नीड्स की जगह। ठीक है, चलते सेंटेंस में बीच में जब हु, विच, दैट, जिसका मतलब बनता है जो, जिसने, जिन्होंने, ऐसा करके मीनिंग बन रहा हो, तो उससे पहले जो वर्ड आया है, एंटीसीडेंट बोलते हैं उसको, वो विच, हु या दैट उसके लिए आया है, तो वो प्लूरल है तो आगे की वर्ब जो है उससे रिलेट कर रही है, वर्ब भी उस हिसाब से आएगी। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देख लीजिए। Few clothes he had were all tattered and torn. द फ्यू आएगा, करेक्ट। दीपिका ठीक है, सुनील चौधरी ठीक है, द फ्यू आएगा, यहां द भी आएगा, द फ्यू। लास्ट सेंटेंस होना चाहिए आज की क्लास का, टाइम ज्यादा ही हो चुका है आज। मैं अक्सर उसको पैसे दे देता हूं, यहां से सेंटेंस स्टार्ट किया गया है, आगे क्या लिखा है,
इतनी देर में तो आपका आंसर इस सेंटेंस से रिलेटेड आ जाना चाहिए था। और भी कोई आंसर देना चाहेगा? ठीक है, सुनील चौधरी आंसर ठीक दिया गया। दीपिका अ लिटिल भी ठीक है, दीपिका भी ठीक है अपनी जगह। आई गेव हिम अ लिटिल येस्टरडे, सम भी ठीक है, अ लिटिल भी ठीक है। मनी के लिए दोनों यूज हो सकते हैं। आंसर राइट है। फ्यू नहीं आना चाहिए, काउंटेबल नाउन्स के साथ आता है, मनी एक अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आपको आज की क्लास और इससे पिछली क्लासेस बेनिफिशियल लगी हो तो एक बार एक थम्स अप दीजिए, और मुझे भी उम्मीद है कि इनमें से कुछ ना कुछ आपके एग्ज़ाम में देखने को ज़रूर मिलेगा। मिलते हैं कल फिर, तब तक के लिए गुड बाय।